नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख हिमांशु कुमार ढौंडियाल, प्रवक्ता, विद्यालय शिक्षा, उत्तराखंड, कक्षा 11, जीव विज्ञान, अध्याय 1, जीव जगत, भाग 2 पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज की हमारी इस चर्चा के जो बिंदु हैं वे रहेंगे। सर्वप्रथम वर्गीकरण की आवश्यकता, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। दूसरा बिंदु वर्गीकी और वर्गीकरण पद्धति यानी टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तीसरा बिंदु हमारा चर्चा का रहेगा वर्गीकी, समवर्ग या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। आइए अब देखते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों होती है। हम अपने चारों ओर जब भी जीवों को देखते हैं तो हमें उनकी अपार विविधता पाई जाती है। इससे पहले के भाग में हमने देखा कि इस पृथ्वी पर 1.7 मिलियन जीवों की जातियां अनुमानित की गई हैं। इतनी अधिक मात्रा में जीवों की जातियां या उनकी विविधता होने के कारण उनका अध्ययन सरलता से कैसे हो पाएगा? उनका अध्ययन अगर हमें सरलता से करना है तो इसके लिए हमें उनका वर्गीकरण करना अनिवार्य हो जाता है। अगर हम इस पृथ्वी पर मात्र कीटों की जातियों का ही आकलन करें तो कीटों की जातियां भी इस पृथ्वी पर 9 लाख वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है। 9 लाख। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम 9 लाख कीटों का भी अध्ययन करें तो बगैर वर्गीकरण के हम इतना अध्ययन नहीं कर पाएंगे। कीटों की 9 लाख जातियां और मानव की केवल 1 लाख, मानव की केवल एक ही जाति पाई जाती है। अब सवाल यह उठता है, यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि वर्गीकरण की शुरुआत कैसे की जाए या वर्गीकरण का क्राइटेरिया क्या हो। वर्गीकरण करते हुए हमें यह देखना है कि जीवों में क्या समानता है, जीवों में क्या असमानता है व उनके अंदर क्या विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। जीवों की समानता, उनकी असमानता व विशिष्ट गुणों के आधार पर हम उनको भिन्न भिन्न वर्गों में बांट देते हैं और इस तरह से वर्गीकरण करने में हम सक्षम होते हैं। उनको अलग अलग वर्गों को आवंटित करने पर हम देखते हैं कि जीवों को अलग अलग प्रकार से हमने वर्गों में बांट दिया है। जो अलग अलग वर्ग उन जीवों को आवंटित किए जाते हैं, वैज्ञानिक शब्दावली में इसे हम टैक्सा कहते हैं। टैक्सा अर्थात वर्गीकरण करते हुए जो भिन्न भिन्न वर्ग हम जीवों को प्रदान करते हैं उनको हम टैक्सा के नाम से वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। जैसे कि अगर हम स्तनधारी जीवों का वर्ग देखें तो स्तनधारी भी एक टैक्सा ही माना जाएगा। अगर हम बिल्ली कुल की बात करते हैं जिसमें बाघ, चीता और शेर सम्मिलित है तो बिल्ली कुल भी एक टैक्सा ही माना जाएगा। इस प्रकार हम जीवों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग टैक्सा में वर्गीकृत कर देते हैं। इसके पश्चात अब हम जानेंगे कि वर्गीकी या टैक्सोनॉमी और वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक से क्या तात्पर्य है। बच्चों, वर्गीकरण करते समय हम अलग अलग वर्गों को आवंटित करते हैं और यह भी एक तरह का विज्ञान ही है। तो वर्गीकरण का विज्ञान वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाता है। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी का पिता लिनियस को माना जाता है। यह भी एक
ध्यान देने वाली बात है कि वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लिनियस को माना जाता है। वर्गीकी के अंतर्गत ही हम जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात आइए चर्चा करते हैं सिस्टमैटिक्स या वर्गीकरण पद्धति पर। बच्चों, वर्गीकी से अगर हम वर्गीकरण पद्धति की तुलना करें तो वर्गीकरण पद्धति एक व्यापक क्षेत्र है, यह एक ब्रॉड टर्म है। इस वर्गीकरण पद्धति में हम वर्गीकरण के साथ साथ जीवों के नामकरण पद्धति का भी अध्ययन करते हैं। उनकी पहचान की एक नियमित व्यवस्था हम बनाते हैं और इस सब के द्वारा अगर हम जीवों का अध्ययन करते हैं तो इसे हम वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स कहते हैं। इस वर्गीकरण पद्धति में हम एक और जीवों का पारस्परिक संबंध ध्यान में रखते हैं, वह है उनका विकासीय संबंध या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अर्थात उनका जैव विकास जिस तरह से हुआ है, उनके आपस में क्या संबंध बन रहे हैं, उसका भी हम वर्गीकरण पद्धति में ध्यान रखते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं वर्गीकी संवर्ग या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। बच्चों, वर्गीकरण करते समय जैसे कि पहले आपको बताया कि जीवों को पद या वर्ग आवंटित किए जाते हैं। ये पद या वर्ग आवंटित करते हुए एक निश्चित सोपान या क्रम व्यवस्था बनती है, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह की रैंकिंग इन वर्गों की बन जाती है, एक तरह की हायरार्की इन वर्गों की बन जाती है। और इस प्रकार से यह निश्चित क्रम व्यवस्था जब बनती है, उसके आधार पर जो वर्ग होते हैं उनको हम वर्गीकी संवर्ग या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का नाम देते हैं। यह वर्गीकी संवर्ग आपस में एक निश्चित क्रम व्यवस्था या पदानुक्रम के आधार पर जुड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम समझेंगे कि वर्गीकी संवर्ग अगर हम यहाँ पर लेना चाहें जगत, जगत एक वर्गीकी संवर्ग है। उस जगत के नीचे कई संघ सम्मिलित हैं। एक संघ के नीचे कई वर्ग सम्मिलित हैं। एक वर्ग के नीचे कई गण सम्मिलित हैं। एक गण के नीचे कई कुल सम्मिलित हैं। एक कुल के नीचे कई वंश सम्मिलित हैं और एक वंश के नीचे कई जातियां सम्मिलित हैं। इस प्रकार से एक सोपान व्यवस्था या हायरार्की यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है और इस प्रकार से यह सभी वर्ग जिनके आपस में पदानुक्रम पाए जाते हैं वर्गीकी संवर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जगत सबसे उच्च व जाति सबसे निम्न वर्गीकी संवर्ग है। जगत सबसे ऊपर और जाति सबसे निचला वर्गीकी संवर्ग है। या हम यह भी कह सकते हैं कि जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है और जगत वर्गीकरण की का सबसे बड़ा उच्च वर्गीकी संवर्ग है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं वर्गीकी संवर्गों का आरोही क्रम यानी बढ़ती हुई असेंडिंग ऑर्डर में वर्गीकी संवर्गों का आरोही क्रम हम देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे जो वर्गीकी संवर्ग लिखा गया है वो है जाति। जाति सबसे निम्न स्तर का वर्गीकी संवर्ग है। यह वर्गीकरण की इकाई भी कही जाती है। जाति यानी स्पीसीज से क्या आशय है? बच्चों, जाति जीवों का ऐसा समूह है जिनमें मौलिक समानता पाई जाती है। जीवों का ऐसा ग्रुप
जीवों का ऐसा समूह जो मौलिक समानता लिए हुए होता है उसे हम जाति कहते हैं। कई जातियां परस्पर मिलकर एक वंश का निर्माण करती हैं। कैसे हम इसे समझेंगे? एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो यह नाम है शेर का वैज्ञानिक नाम। पैंथेरा लियो में पैंथेरा वंश का नाम है और लियो जाति का नाम है। इसी तरह से बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। यहाँ पर पैंथेरा वंश का नाम है और टिग्रिस जाति का नाम है। अर्थात यहाँ पर शेर और बाघ का वंश एक ही है जिसका नाम पैंथेरा है, परंतु इसकी जाति अलग अलग है। शेर की जाति लियो है और बाघ की जाति टिग्रिस है। यहाँ पर हम स्पष्ट तौर पर यह समझ गए हैं कि एक वंश कई जातियों से मिलकर बना होता है। अब जाति के पश्चात हम दूसरे वर्ग की संवर्ग की ओर चलते हैं जिसे हम वंश के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसे जीनस कहा जाता है। सभी संबंधित जातियां एक वंश बनाती हैं। यह समीपस्थ संबंधित जातियों का एक समूह होता है। अर्थात एक वंश कई जातियों के मिलने से बनता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं आलू, टमाटर व बैंगन यह अलग अलग जातियां हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम या आलू, लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम या टमाटर और सोलेनम मेलोजेना अर्थात बैंगन, इन तीनों की जातियां अलग अलग हैं पर इनका वंश एक ही सोलेनम है। यहाँ पर वंश और जाति के बीच में आपने देख लिया कि जातियां मिलकर वंश का निर्माण करती हैं। इसके पश्चात अगले वर्ग की संवर्ग की ओर बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं कुल अर्थात फैमिली। कुल अर्थात फैमिली कई वंश के द्वारा मिलकर बनती है। कई वंशों के द्वारा एक कुल का निर्माण होता है। जैसे शेर, बाघ, चीता व बिल्ली का वंश पैंथेरा है तथा कुल फेलिडी है। इस स्लाइड में हम विभिन्न वर्ग की संवर्ग का पदानुक्रम देख रहे हैं। जाति सबसे निचले स्तर पर और उससे मिलकर बना वंश, वंशों से मिलकर बना कुल और कुलों से मिलकर बना गण और गणों से मिलकर बना वर्ग और वर्गों से मिलकर बना संघ या डिवीजन और कई संघ या डिवीजन से मिलकर बना जगत या किंगडम। अगला जो वर्ग की संवर्ग है वो है गण या ऑर्डर। गण एक उच्चतर वर्ग होता है जो कई कुलों के समूह से मिलकर बनता है। अर्थात कई कुल मिलकर एक गण का निर्माण करते हैं। जैसे कि फेलिडी। फेलिडी एक कुल है, कैनेडी दूसरा कुल है। ये दोनों कुल मिलकर जिस गण का निर्माण करते हैं उसे कार्निवोरा हम कहते हैं। और कार्निवोरा आप जानते हैं ऐसा गण है जिसमें सभी मांसाहारी जंतु सम्मिलित है, चाहे वो फेलिडी कुल के हो या कैनेडी कुल के हो। अर्थात जिनमें हम शेर, बाघ, चीता और कुत्ते को सम्मिलित करते हैं, ये गण कार्निवोरा का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात अगला जो वर्ग की संवर्ग है उसका नाम है वर्ग अर्थात क्लास। वर्ग अर्थात क्लास कई गणों से मिलकर बनता है। संबंधित गण एक क्लास या वर्ग का निर्माण करते हैं। जैसे कि कार्निवोरा जो गण हमने देखा, कार्निवोरा गण किस वर्ग में सम्मिलित है? कार्निवोरा गण स्तनधारी वर्ग या मैमेलिया वर्ग में सम्मिलित है। इसी प्रकार से और भी गण होंगे जो स्तनधारी वर्ग में रखे गए हैं। वर्ग के बाद जो अगला वर्ग की संवर्ग आता है वो है
संघ अर्थात फाइलम। संघ अर्थात फाइलम कई वर्गों से मिलकर बनता है, जैसे कि कॉर्डेटा संघ। कॉर्डेटा संघ जिसमें पृष्ठ रज्जुधारी जंतु पाए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से वर्ग सम्मिलित है? मछली वर्ग सम्मिलित है, उभयचर वर्ग सम्मिलित है, सरीसृप वर्ग सम्मिलित है, पक्षी वर्ग सम्मिलित है व स्तनधारी वर्ग सम्मिलित है। कॉर्डेटा संघ के ये अलग अलग वर्ग हैं। कॉर्डेटा संघ का जब हम अध्ययन करते हैं, हम उसमें अलग अलग वर्गों का को देखते हैं। मछली वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग व स्तनधारी वर्ग। इस प्रकार से अगला जो वर्गीकी संवर्ग है, जो सबसे उच्च वर्गीकी संवर्ग है, उससे ऊपर कोई भी वर्गीकी संवर्ग नहीं होता है, इसे हम कहते हैं जगत या किंगडम। जगत या किंगडम यह सबसे उच्चतर संवर्ग होता है, हाईएस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी है। जंतु की परिप्रेक्ष्य में सभी प्राणी, उनको जो जगत दिया गया है उसे हम जंतु जगत या एनिमेलिया के नाम से जानते हैं। इसी तरह पादपों को भी जो जगत दिया गया है उसे हम पादप जगत या प्लांटी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, अभी हमने सभी वर्गीकी संवर्ग जाति से आरंभ कर और जगत तक समझ लिए। यहाँ पर इस स्लाइड में हम देख रहे हैं अलग अलग जीवों का वर्गीकरण और उनके वर्गीकी संवर्ग। सर्वप्रथम यहाँ पर वर्गीकरण दिया गया है मानव का, जिसका जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो उसकी वंश का नाम है और सैपियंस उसकी जाति का नाम है। होमो उसका वंश है। कुल अर्थात फैमिली मानव की है होमोनिडी। गण उसका है प्राइमेट। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस गण में होमिनिडी कुल के अलावा और भी कुल सम्मिलित होंगे, तब जाकर यह प्राइमेट गण बना होगा। अर्थात इसमें बंदरों और कपियों की जातियां भी सम्मिलित होंगी। गण प्राइमेट के बाद जो वर्ग मानव को दिया गया है वो मैमेलिया अर्थात स्तनधारी है। सभी स्तनधारी अर्थात मैमेलिया वर्ग वह वर्ग है जिसमें स्तन ग्रंथियों से युक्त जंतु सम्मिलित किए गए। इसी प्रकार से वर्ग के बाद जो संघ मानव को दिया गया है वो है कॉर्डेटा अर्थात पृष्ठ रज्जुधारी जीवों का संघ, जिसे हम रज्जुकी के नाम से भी जानते हैं। अगला जो जीव है जिसका यहाँ पर वर्गीकरण दर्शाया गया है वह है घरेलू मक्खी, जिसका वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। इसका वंश का नाम मस्का है। कुल इसका म्यूसीडी है। गण इसका डिप्टेरा है। वर्ग इसका इंसेक्टा है। और संघ आप जानते हैं कीटों का संघ आर्थ्रोपोडा है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस संघ की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। 9 लाख जातियां कीटों की इस संसार में पाई जाती है। अगला जो वर्गीकरण है वो है आम का। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, वंश का नाम मैंजीफेरा, कुल का नाम एनार्कडिएसी, गण सेपेंडेल्स, वर्ग डाइकोटोलिडी और भाग इसका है एंजियोस्पर्मी या आवर्तबीजी जिसे हम कहते हैं। आखिर में यहाँ पर गेहूं का वर्गीकरण दर्शाया गया है जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। वंश इसका ट्रिटिकम आएगा। कुल इसका पोएसी, गण इसका कोएलस, वर्ग इसका मोनोकोटिलिडनी या एक बीज पत्री और भाग इसका आएगा एंजियोस्पर्मी या आवर्तबीजी। आज इस वर्गीकी संवर्ग का अध्ययन करने पर जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं वह निष्कर्ष क्या है? वर्गीकी पदानुक्रम में हम जैसे जैसे जाति से जगत की ओर ऊपर को जाते हैं वैसे वैसे समान गुणों में
कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे, अर्थात उच्चतर संवर्ग की ओर जाने पर टैक्सा के परस्पर संबंध जटिल होते जाते हैं। और अच्छी तरह से इस निष्कर्ष को हम कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये फ्लो चार्ट बना है, जिसमें आप देख रहे हैं जाति से आरंभ होकर जगत तक ये जा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जाति के जो सदस्य होंगे उनमें बहुत अधिक समानता पाई जाएगी। इसके बाद जब हम वंश की ओर अग्रसर होंगे तो उसके सदस्यों में उतनी अधिक समानता नहीं पाई जाएगी। वंश के बाद अगर हम कुल की ओर अग्रसर होंगे तो उसमें समानता और कम होगी। इसी तरह क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते समानता कम होती चली जाएगी। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आने पे समानता अधिक होगी। ऊपर से नीचे की ओर आने पर समानता अधिक दिखाई देगी और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर समानता कम दिखाई देगी। तो इस वर्गीकी संवर्ग और पदानुक्रम का यह निष्कर्ष निकलता है कि हम ऊपर की ओर बढ़ने पर समानता को कम देख पाते हैं और नीचे की ओर बढ़ने पर हमें जीवों में समानता अधिक दिखाई देती है। आज की इस चर्चा पर मूल्यांकन के लिए जिन प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे, पहला प्रश्न, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? यह बहुत प्राथमिक प्रश्न है कि जीवों को वर्गीकृत करना क्यों आवश्यक है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा, टैक्सा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तीसरा, वर्गीकी संवर्ग का एक आरोही क्रम बनाए। चौथा, संघ, वर्ग, कुल, गण, वंश शब्दों को परिभाषित कीजिए। आज हमने चर्चा की वर्गीकरण की आवश्यकता, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, वर्गीकी और वर्गीकरण पद्धति, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स, वर्गीकी संवर्ग अर्थात टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। गृह कार्य में आपको जो कार्य करना है वह भी विशिष्ट प्रकृति का है। आपने जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे, इस पर आपने कार्य करना है। बच्चों, वर्गीकरण करते हुए हमें जो मापदंड अपनाने होते हैं, जो क्राइटेरिया लेना होता है, वह बहुत आवश्यक है और उस क्राइटेरिया, उस मापदंड के आधार पर ही हम वर्गीकरण प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपने वर्गीकरण के एक प्रायोगिक कार्य के रूप में यह देखना है कि किस आधार पर आप अपने आसपास के मिलने वाले लोगों को वर्गीकृत कर सकते हैं, चाहे वो भाषाई आधार हो, चाहे वो उनके क्षेत्र से जुड़ा आधार हो, चाहे वह उनकी संस्कृति से जुड़ा आधार हो। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।